नथिंग वुड कम। आपके कुछ कुछ स्कूल में तो वो कैंसिल ही करवा देंगे, चैप्टर ही नहीं पढ़ाएंगे, बट जिसमें करवाएंगे वो पढ़ाएंगे चैप्टर, उनके लिए हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। नोट्स जो आपको हार्ड कॉपी मिलेगी ना, हार्ड कॉपी में तो 1 के भी नोट्स हैं, 4 पेजेस के नोट्स मिलेंगे आपको। नथिंग एल्स वुड कम फ्रॉम चैप्टर 1। फिर भी अगर आपको करना हो तो एक मैं बैकअप लेक्चर में एक चैप्टर 1 का समरी दे दूंगी, जिसमें मैं बोलूंगी ये भी आपको पढ़ने का, ये भी आपको पढ़ने का, ये भी आपको पढ़ने का, ये भी आपको पढ़ने का। मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगी उसमें जाके, राइट। इट इज दैट इजी इन चैप्टर 1। कुछ समझने जैसा नहीं है, चीजें लर्न करने जैसी है वहां पे, ठीक है। आज मैं चैप्टर 3 स्टार्ट करती हूँ एंड आई एम टारगेटिंग कि हम चैप्टर 3 में सेशन 3.1 खत्म कर दें विद क्वेश्चंस। रीजन 3.1 इज वेरी इजी, 3.1 इज वेरी इजी। 1 2 3 4 5 6 किसी का फ्रेंड है क्या? जिसका भी फ्रेंड है उसको बोलो ढंग के नाम से एंट्री ले, वरना लीना मैम। मैम यस मैम एक्चुअली मेरे डिवाइस का बैटरी स्लो है, इसलिए दूसरे डिवाइस से एंट्री लिया था। तो भाई अच्छे नाम से एंट्री लो, ऐसे नाम से एंट्री लोगे मैं हाँ डर मैम, जाती हाँ मैम ऐसे एक नाम से मिनट एंट्री। रीनेम कर लूंगी मैम एंटर करके। ठीक है, अब आप बता रहे हो तो मैं आपको एक्नॉलेज कर देती हूँ। चलो, बहुत लोग क्लास में नहीं आए क्या? साइक्लोन का इफेक्ट आ गया क्या? इतने लोग क्लास में क्यों नहीं आए? सच्ची में बहुत लोग ने, खुशहाली नहीं है और एक जन निसर्ग नहीं आया आज क्लास में, निर्मम निर्मम बिना वीडियो के आया क्लास में। हाँ ऐसा अनन्या, ऐसा नहीं करने का यार, अनन्या भी मजे ले रही है मुझे। चलो, और दूसरी, अच्छा दूसरी अनन्या तो दूसरे दिन आती है, ठीक है। चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर का नाम है। यहां से अपना मेन फिजिक्स चालू होगा जब आप कॉम्पिटिटिव सेक्शन में भी जाओगे तो। कॉम्पिटिटिव सेक्शन के लिए भी ये मेन फिजिक्स है हमारा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। काइनेमेटिक्स इसको हम नाम देते हैं। आप जब नोट्स में जाओगे तो नोट्स में पहला स्टेटमेंट मिलेगा आपको मैकेनिक्स। मैकेनिक्स, what is mechanics? It is branch of physics where we deal about motion. Simple. Where we deal about motion, its properties, its causes, क्या होता है, किस तरीके से स्टडी किया जाता है, उसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। तो पूरा दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स where we deal about motion is known as mechanics. मैकेनिक्स की फर्दर 2 कैटेगरीज होती है, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। Kinematics is that branch of physics where we deal about motion, where we study about motion without getting into its cause. Spelling देखो मेरी, इंग्लिश बिगड़ गई। Without getting into the cause of the motion. What is the cause of the motion? Motion, कोई भी motion किसकी वजह से हो रहा होगा? फोर्स, फोर्स की वजह से। तो जब तक हम फोर्स का जिक्र नहीं करते हैं और हम मोशन के बारे में पढ़ते जाते हैं, उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम क्या बोलेंगे? काइनेमेटिक्स। डायनामिक्स, that branch of physics where we deal about motion, where we study about motion with its cause. That branch of physics where we study about motion with its cause, उसको हम बोलेंगे डायनामिक्स। हमारा बुक का कैटेगरी ऐसा है कि चैप्टर 3 एंड 4 काइनेमेटिक्स है, हमारे चैप्टर 5 6 7 8 चारों के चारों डायनामिक्स है। हम यहाँ पे फोर्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। सिर्फ ये 2 चैप्टर हैं जहाँ पे हम मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, बट वी आर नॉट गेटिंग इनटू द कॉज ऑफ इट। हम सिर्फ और सिर्फ मोशन क्या, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा, किस तरीके का होगा, क्या वेरिएशन आ सकते हैं, उनके बारे में सीखेंगे। बट कहीं पे भी आप मेरे मुंह से ये शब्द नहीं सुनोगे कि फोर्स लग रहा है, फोर्स लगने की वजह से ये हो रहा है, ठीक है। ये वर्ड आप मेरे यहाँ से सुनना शुरू करोगे चैप्टर नंबर 5 से, राइट। तो काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच वेयर वी डील अबाउट मोशन विदाउट गेटिंग इनटू द कॉज ऑफ इट। जब भी हम मोशन टर्म को बताते हैं तो मोशन टर्म के साथ साथ बहुत सारे टर्म्स भी एसोसिएटेड होते हैं। मोशन के साथ बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किया जाने वाला टर्म है रेस्ट।
रेस्ट एंड मोशन आर दी टू फेसेस ऑफ अ कॉइन, ऐसा मैं बोल सकती हूँ, राइट। दूसरा जो टर्म आएगा रेस्ट, लेकिन मैं रेस्ट और मोशन को बोलूंगी कि इट इज ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव, इट इज ऑल अबाउट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखा जाएगा तो एक ऑब्जेक्ट हो सकता है रेस्ट पे भी हो और एक ऑब्जेक्ट हो सकता है मोशन में भी हो। वही ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है किसी और के नजरिए से, वही ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है किसी और के नजरिए से। ये जो नजरिया वर्ड है जो हिंदी में बड़ा यूज किया जाता है उसको हम फिजिक्स में बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दिस इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हम किसके रिस्पेक्ट में चीजों को विजुअलाइज कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमारा मोस्ट कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है टाइम। हम हर चीज को टाइम के रिस्पेक्ट में देखने की, टाइम के रिस्पेक्ट में मापने की कोशिश करेंगे। हमारा मोस्ट कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज टाइम। दूसरा आएगा सराउंडिंग्स, जिसमें हम पोजीशन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। हर जगह पोजीशन देखेंगे ऑब्जेक्ट की किस हिसाब से चेंज हो रही है, तो द सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज सराउंडिंग। ये दो तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम स्टडी करने वाले हैं फिजिक्स में, और इसको स्टडी करने के लिए हमने एक सिस्टम भी डिजाइन कर रखा है, जिस सिस्टम को हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। आप लोग मैथ्स 10th का पढ़ के आए हुए हो, अगेन मैं दोबारा नहीं बोलूंगी 10th के बारे में, नो जोक्स राइट नाउ। वापस आ जाते हैं हम, मैथ्स में हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम सीखे होंगे, x, y, z, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने सीखा होगा। इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कोई चीज सिर्फ x के लॉन्ग चल रही है तो x का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था, y के लॉन्ग चल रही थी तो सिर्फ y का कोऑर्डिनेट, और z के लॉन्ग चलेगी तो z का कोऑर्डिनेट चेंज होगा। ये सिस्टम का नाम है कार्टेशियन सिस्टम। दिस सिस्टम इज नोन एज कार्टेशियन सिस्टम। अगर आप लोग कोई मूवीज देखते हो जैसे जो स्पेस रिलेटेड होती है, फॉर एग्जाम्पल इंटरस्टेलर अगर आप लोगों ने देखी हो या अवेंजर्स देख लो, तो हर जगह पे कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं वो लोग, कि इस कोऑर्डिनेट पे पहुंचना है, इस कोऑर्डिनेट पे जाना है, ये है। इनफैक्ट अपना अर्थ पे भी लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स है, अगर आप गूगल मैप्स पे जाके भी देखोगे किसी अननोन लोकेशन जिसका कोई नाम नहीं होगा, उसको कोऑर्डिनेट तो हमेशा डिजाइन होता है, पहले सबसे पहले कोऑर्डिनेट आता है, फिर उसका नाम डिजाइन करना शुरू करते हैं लोग। वस्त्रापुर नहीं काउंट करते हैं, they will count the coordinate 0, 10, 1, 3, ऐसा करके होएगा कोऑर्डिनेट। आई एम नॉट श्योर कि क्या है एग्जैक्टली, बट इस तरीके से वेरी करेंगे। लेकिन ये कोऑर्डिनेट का मतलब ये क्या है, 10 मीटर्स, कहां से 10 मीटर्स लूं मैं, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, मेरे से आगे 10 मीटर, नेत्रा के आगे 10 मीटर, प्रथम के आगे 10 मीटर, किसके आगे 10 मीटर लेना पड़ेगा भाई। तो उसके लिए उन्होंने बोला हमारा रेफरेंस पॉइंट भी होगा एक साथ में, एंड दैट रेफरेंस पॉइंट इज ओरिजिन, द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दी 3 एक्सिस, जहां पे x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस इंटरसेक्ट करता हो, उसको हम बोलेंगे ओरिजिन। 0,0,0 एंड दिस ओरिजिन वुड बी आवर रेफरेंस पॉइंट। तो मेरी जो भी पोजीशन कैलकुलेट की जाएगी वो ओरिजिन से की जाएगी। All the positions will be calculated from the origin. This is our reference point. हम अपने फिजिक्स में, अपने साइंस में जो भी स्टडी कर रहे हैं, वहां पे रेफरेंस पॉइंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा हमारा टाइम जनरली, और रेफरेंस पॉइंट होगा हमारा ओरिजिन। और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो मिलके बना हुआ है कार्टेशियन सिस्टम से। कार्टेशियन सिस्टम में हमारा ओरिजिन आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? अगर ये क्लियर है तो मैं इन दोनों की डेफिनेशन अब बता सकती हूँ। इन दोनों की डेफिनेशन बताने के लिए मुझे पोजीशन का, यस Ma'am, I didn't understand what's frame of reference exactly. फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब आप किसके रिस्पेक्ट में क्या वेरिएशन देख रहे हो। जैसे प्रथम, अगर मान लो आपके रूम में लाइट है, ठीक है, मैं 2 बल्ब और लाके लगा दूं, आप बोलोगे लाइट बढ़ गई,
मैं बोलूंगी किसके रिस्पेक्ट में बढ़ी? आप बोलोगे पहले जो लाइट थी उसके रिस्पेक्ट में लाइट बढ़ गई, तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? पहले वाली लाइट। ठीक है, फिर जैसे मान लो आप वॉक कर रहे हो, तो आपके साथ साथ आप आपका कोई फ्रेंड भी वॉक कर रहा है, आप बोलोगे मैं ज्यादा तेज चल रहा हूं, आई एम वॉकिंग फास्टर देन माई फ्रेंड, लेकिन उसमें आपने कंपैरिजन डाला ना, देन माई फ्रेंड, तो हम किसके रिस्पेक्ट में आपको देख रहे हैं? आपके फ्रेंड के रिस्पेक्ट में। लेकिन बाजू में अगर कार जा रही हो तो कार आपसे भी ज्यादा तेज जा रही है, तो जब मैं कार की स्पीड देख रही हूँ आपके रिस्पेक्ट में, तो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जब मैं आपकी स्पीड देख रही हूँ तो आपका फ्रेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वैसे ही फिजिक्स में हमने जनरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रख रखा है टाइम। हम हर चीज टाइम के रिस्पेक्ट में देखा करेंगे। ठीक है, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एनी डाउट? No, ma'am. गुड क्वेश्चन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड। बहुत डिफिकल्ट है ये टॉपिक समझने में, लेकिन क्या है, मैं इसको सिंपलर तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया आए। डेप्थ में मैं जाऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये मैम टेक्निकल चीजें जो आपने बोल दी, ये तो पता ही नहीं चल रही क्या हो रहा है। सिंपलर तरीके से हम समझ के आगे बढ़ते हैं इसीलिए। ठीक है, मोशन। अब मोशन पे आते हैं। मोशन हम किसको बोलते हैं? व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to time। अगर मैंने with respect to time बोला तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ? टाइम। with respect to time मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज टाइम। so when an object changes its position with respect to time, it is said to be in motion। चलो हेल्प करो, अब रेस्ट की डेफिनेशन क्या बनेगी फिर? When an object does not change its position किसके रिस्पेक्ट में? with respect Surrounding. to time. with Surrounding. respect to time। very good। when an object does not change its position, when an object does not change its position with respect to time, it is said to be in rest। ये हमारा रेस्ट और मोशन का डेफिनेशन हुआ। बट कहा ये भी जाता है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। जैसा मैंने आपको बताया, इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव, इट्स ऑल अबाउट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो उसके बेसिस पे ये दोनों टर्म्स को रिलेटिव बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया हुआ है। मान लीजिए ये लड़की खुशी है, ठीक है, खुशी वॉक कर रही है और खुशी के साथ एक फ्रेंड था या फ्रेंड थी, जो भी था, ये दोनों कार में जा रहे हैं। दो फ्रेंड्स थे खुशी के, वो कार में जा रहे हैं। ठीक है, खुशी तेरे दो फ्रेंड्स का नाम बोल चल। एक आपका ले लो और एक लो भाई, मेरा ले ले। हर्ष, मैं खुशी की फ्रेंड हूँ। यस, चलो नेक्स्ट। वैदेही काली। वैदेही। चलो, ये दो फ्रेंड्स और हुए खुशी के, ये दोनों कार में आगे मूव कर रहे हैं। ठीक है, खुशी भी आगे मूव कर रही है, दोनों फ्रेंड्स आगे कार में मूव कर रहे हैं। जब खुशी इन दोनों को देख रही है, लीना को, वैदेही को, क्या वो मोशन में है? हाँ, वो मोशन में लग रहे हैं, ऐसा मैम अपीयर तो रहा है। लेकिन मान लो खुशी भी 10 किलोमीटर पर आवर से आगे चल रही है, कार भी 10 किलोमीटर पर आवर से आगे चल रही है, क्या लीना वैदेही खुशी के रिस्पेक्ट में मोशन में होंगे? नहीं, बराबर बराबर चल रहे हैं भाई। वो खुशी को लग रहा है ये तो मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। बट अगर खुशी मूव नहीं कर रही होती, शी स्टैंडिंग देयर, सिर्फ खड़ी रहती वहां पे,
तो क्या लीना और विदेही मोशन में होते हैं? यस, वो श्योर है, तब श्योर हो जाता है मैम कि अगर पहला ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है और दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मोशन में। अब लीना इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू खुशी, विद रिस्पेक्ट टू खुशी, बट अगर विदेही के रिस्पेक्ट में बोलूं तो रेस्ट। रेस्ट। शी इज इन रेस्ट, लीना इज इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू विदेही। एक ही ऑब्जेक्ट मोशन में भी है, एक ही ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी है, डिपेंड करता है आप किसके नजरिए से देख रहे हो, डिपेंड करता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। ठीक है, अगर मेरा टाइम ही होता ना सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सराउंडिंग नहीं होती, कोई दूसरा पर्सन नहीं होता, तो मैं बोलती मोशन में दोनों के दोनों, लीना इज ऑलवेज इन मोशन, बट सिर्फ टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, फिजिक्स में हम उसी को लेंगे, फिजिक्स में हम उसी को लेंगे, फिजिक्स में टाइम इज आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, ये हमारा आपके नोट्स का शायद पहला पेज हमने खत्म कर दिया होगा, ये पहले पेज को हमने पार लगा दी होगी। सेकंड पेज पे जाऊं तो हमें आई डोंट नो क्या आएगा, शायद 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन के बारे में बता रखे होंगे। लेकिन ये एक ऐसे मोशन होते हैं जो हमें कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कार जो है वो या तो आगे जा रही है या पीछे जा रही है, तो कितने कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे होंगे उस कार के? 2। आगे जाने और पीछे जाने में कितने कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे? x, y, z में 1 कोऑर्डिनेट होगी। आगे जा रही है तो x बढ़ जाएगा, पीछे आ रही है तो x कम होता जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, राइट? लेकिन चेंज तो एक ही कोऑर्डिनेट हो रहा है ना। If one coordinate of the object is changing with respect to time, it is said to be one dimensional motion. ऐसे मोशन को हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। तो हमारा चैप्टर जो है वो कौन सा है? 1 डायमेंशनल मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा नाम है इसका रेक्टिलिनियर मोशन। If one coordinate is changing, इसका सिंपल सा एग्जांपल जो मैंने आपको दिया वो आप कंसिडर कर सकते हो। इन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, कोई कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, फिर किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, ड्रॉप करने में वो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, सिर्फ ड्रॉप करना, नॉट ऐसे थ्रो करना। आगे थ्रो करने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ड्रॉप करने की बात कर रही हूँ, ऐसे करके, ठीक है? तो वो भी स्ट्रेट लाइन वाला मोशन है। नेक्स्ट, 2 डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन या 2 डायमेंशनल मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट के 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, x, y या y, z या x, z, कोई भी 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हो तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। इफ 1 कोऑर्डिनेट चेंजेस, 1 डायमेंशनल मोशन, 1 कोऑर्डिनेट चेंजेस, if 2 coordinates changes, it is 2 डायमेंशनल मोशन। इस मोशन को बोला जाता है मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। प्लेन मतलब जैसे मैं इस पेज पे लिख रही हूं, मैं पेज पे अगर ऐसा लिखती ना कि सिर्फ इसी लाइन के अलोंग 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 लिखती रहती, जैसे आप अपनी बुक में, नोटबुक में लिखते हो, वो क्या है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। नोटबुक में लिखना एक पर्टिकुलर लाइन के अलोंग, लेकिन मैं लिखते लिखते ऐसे पहुंच गई, जैसे मैंने शुरू यहां से किया, लीना, ये है मोशन इन अ प्लेन, दिस इज मोशन इन अ प्लेन। कि चालू मैंने यहां से किया था, एक्स कोऑर्डिनेट जो चेंज हुआ वो तो हुआ ही हुआ, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होता गया, दिस इज मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी आपको दे रखे होंगे, आई डोंट नो नोट्स में क्या दे रखे हैं, आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन कोई भी आपका वॉकिंग जो है, वॉकिंग इज मोशन इन अ प्लेन। वॉकिंग याद रखना, वॉकिंग बोला है मैंने, जंपिंग नहीं बोला है। वॉकिंग इज मोशन इन अ प्लेन, फ्लाइंग इज नॉट मोशन इन अ प्लेन।
कहीं आप उड़ने लग जाओ हवा में और बोलो मैम ये मोशन इन अ प्लेन है क्या? नहीं, वॉकिंग इज मोशन इन प्लेन। ठीक है, हम एक ही लाइन के अलोंग चले जा रहे हैं, जब तक हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता तब तक वो मोशन इन अ प्लेन रहेगा। दिस इज आवर चैप्टर नंबर 4। ये चैप्टर 4 मैम का नाम नहीं है। पता चला। मैम फ्लाइंग कैसे 2D मोशन में नहीं आएगा? बताते हैं, रुको 2 मिनट और, 3D पे भी आते हैं अपने, आएंगे आएंगे 3D पे भी आएंगे। इस मोशन को हम प्लेनर मोशन भी बोल सकते हैं ऐसा, प्लेनर मोशन। ठीक है, 3D मोशन। अब ये तो आप गेस कर सकते हो, 3D मोशन में तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे होंगे। अब जैसा उस लड़के ने मेरे से, मंत्र ने मेरे से पूछा कि मैम ये कैसे हमारा फ्लाइंग जो है वो कैसे 3 कोऑर्डिनेट्स को चेंज करवा रहा है। मंत्र, मैंने ये लिखना चालू किया, लीना, दिख रहा है? नहीं, कैसे दिखेगा? जारविस नहीं है मेरे पास, अभी मेरे को जारविस चाहिए यहाँ पे, वो आयरन मैन वाले कंप्यूटर चाहिए अच्छा मुझे। वैसे वो बाहर तो नहीं आ रहा वैसे। हाँ, हाँ चलते चलते मैं ऊपर पहुंची कि नहीं, तो देखो एक्स तो जो चेंज हुआ वो हुआ, वाई जो चेंज हुआ वो हुआ, जेड भी चेंज होने लग गया। फ्लाइंग इज दैट ओनली। फ्लाइंग पे देख, मैं ओके। एरोप्लेन टेक ऑफ करता है, टेक ऑफ करते टाइम क्या हुआ? पहले तो एक्स एक्सिस पे जो चेंज हो रहा था वो हुआ, फिर धीरे धीरे वाई पे चेंज होने लगा और फिर जेड पे भी चेंज आ गया। तो एक्स वाई जेड तीनों जब चेंज हो तब कैसा मोशन? मोशन 3D मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। इस मोशन को बोला जाता है मोशन इन स्पेस। अब आप लोग मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैम बोल दो अभी ये चैप्टर 5 है, तो ये चैप्टर 5 नहीं है, नहीं है, दिस इज नॉट चैप्टर 5। चैप्टर 5, हम चैप्टर 4 में मोशन इन स्पेस को निपटा देंगे। इस मोशन को बोला जाता है स्पेशियल मोशन। स्पेशल मोशन नहीं बोल देना चलते चलते, कुछ लोग इसको स्पेशल मोशन बोल देते हैं, इट इज स्पेशियल, स्पेशियल मोशन बोलना अजीब लगता है लेकिन इट इज दैट थिंग। सो मंत्र, इज दैट क्लियर कैसे फ्लाइंग होएगा यस थर्ड हाँ कोऑर्डिनेट हाँ। में? गुड। प्रियांश गुप्ता गायब हो गए, निर्मम आपका दूसरा डिवाइस आया नहीं, मुझे उम्मीद थी आ जाएगा। अलीन कौस्तव, कहान का मुझे रिपोर्ट आया, मैं कहान नहीं वीडियो ऑन कर सकेगा आज। बाकी जैनी पंखा दिखा रही है मुझे, जैनी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर सीलिंग फैन। लड़की ने वीडियो ऑफ कर दिया, ऐसा नहीं, आई एम इंटरेस्टेड इन वॉचिंग योर फेस जैनी, प्लीज वीडियो ऑन करो यार, ऐसा नहीं है, बोलो वीडियो ऑफ नहीं करके जाओ। गुड, दैट्स बेटर। विदेही, वीडियो ऑन रखो बेटा। चलो, क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन इसमें? अब तीनों डायमेंशनल मोशन में हेली या एनी डाउट्स? नो। इसके कुछ एग्जांपल्स होंगे। ज्वनिल का कुछ डाउट है, गोइंग डाउन अ हिल इज 2D और 3D मोशन। डाउन द हिल जब आप जा रहे हो तो आपका जेड एक्सिस चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस भी चेंज होएगा। अब एक्स में आप हिल में इधर उधर मूव कर रहे हो, ऐसे बंदरों की तरह जा रहे हो, तो इट इज 3 डायमेंशनल मोशन। बट अगर आप एक ही कोऑर्डिनेट पे जा रहे हो जिसमें सिर्फ वाई और जेड चेंज हो रहा है, तो वो मोशन इन अ प्लेन होगा। ठीक है, बट जनरल केस में इट इज कंसिडर्ड एज 3 डायमेंशनल मोशन जनरली। अगर आपसे ऐसे ही रैंडमली कोई क्वेश्चन पूछ ले तो इट इज 3 डायमेंशनल मोशन। बट आप बोलोगे क्या सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है? यस, हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से चेंज। ठीक है मैम, यस। मैम, how is walking 2-dimensional? वॉकिंग One. में हम वॉकिंग में आप फ्लोर पे चल रहे हो, आप फ्लोर पे ऊपर नीचे कूद रहे होते ना, तो इट इज 3 डायमेंशनल। आप सीधा सीधा चल रहे हो तो आपका या तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है या वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। जैसा ज्वनिल ने अभी पूछा ना, क्लाइंबिंग डाउन दी स्टेयर्स या क्लाइंबिंग अप दी स्टेयर्स इज मोशन इन 3D, लेकिन स्ट्रेट फ्लोर पे चलना वो मोशन इन अ प्लेन है। ठीक है, आपकी हाउस फ्लाइज देखी होगी, मॉस्किटोज देखे हैं? मॉस्किटोज अगर ऐसे जमीन पे रेंग रहे हो ना, दिस इज 2 डायमेंशनल मोशन। लेकिन कोई भी मॉस्किटो ऐसा, मॉस्किटोज आर वेरी इरिटेटिंग, वो क्या करते हैं,
नीचे ऊपर नीचे, ये कैसा मोशन है? 3 डायमेंशनल मोशन, क्योंकि वो आगे भी जा रहा है, लेफ्ट राइट भी हो रहा है, अप डाउन भी हो रहा है और आगे पीछे भी हो रहा है, सब टाइप का मोशन कर रहे हैं, तो इट इज 3 डायमेंशनल मोशन। मैम पर वॉकिंग में अगर हम स्ट्रेट ही चले, सिर्फ स्ट्रेट चले टर्न के हाँ। बिना, तो फिर 1D में नहीं आ सकता? तो 1D में आएगा। मैंने बोला जनरल सिचुएशन के हिसाब से थिंग्स वुड चेंज। जो अनिल ने भी जो पूछा, मोशन डाउन दी हिल में अगर बोलूं तो इट इज 3 डायमेंशनल मोशन, बट उसमें आप बोल दो वन कोऑर्डिनेट इज रिस्ट्रिक्टेड, इट बिकम्स मोशन इन अ प्लेन। If one coordinate is restricted, it becomes motion in a plane. वैसे ही आप बोल रहे हो मंत्र कि अगर मैं सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे चलता रहूं, स्ट्रेट लाइन पे चलता तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, बट जनरल अगर केस की बात करूं, क्या ऐसा होता है अपने सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे चल रहे होते हैं? नहीं, वही वही वाला केस है। जनरल केस की मैं बात करूं तो इट इज मोशन इन अ प्लेन। और अब बोलो कि अब मैम जनरल केस में लोग ऊपर नीचे कूदते भी रहते हैं, तो नहीं, कूदते नहीं रहते हैं। कोई है ऐसा घर में कूद कूद के चलने वाला इंसान? नहीं, नो। ऑलराइट, चलो अगर कूदने वाला होता तो मैं जनरल केस में बोलती वॉकिंग भी 3 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, इज देयर एनी 4 डायमेंशनल मोशन? 4th डायमेंशन अपने ढूंढ ले, उसके बाद 4th डायमेंशनल मोशन भी ढूंढेंगे। 4th डायमेंशनल मोशन लोग यूजुअली बोलते तो ग्रेविटी होगा या टाइम होगा। देखते हैं अब इसके हिसाब से कैसे थिंग्स विल चेंज एज वी गो फर्दर इन फ्यूचर, अपने को ये पता चलेगा। बट फॉर नाउ हमारे सिलेबस में 3 ही डायमेंशंस हैं, हम उसी के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, चलो हिम्मत रखो, हिम्मत। अभी तो हमने 2 ही पेज किया, आलस नहीं करने का इतनी जल्दी, लोग आलस करने चले गए। अब हमारा आएगा क्वांटिफाई करना मोशन को। क्वांटिफाई करने के तरीके क्या, हाउ आर वी गोइंग टू डिस्क्राइब मोशन? तो वो डिस्क्राइब करने के तरीके हैं हमारी 5 क्वांटिटी, जिनके बारे में ज्यादा डिटेल मैं बताऊंगी तो आप लोग बोर हो जाओगे, क्योंकि आप लोगों को आती है। फर्स्ट क्वांटिटी इज डिस्टेंस, सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट। ज्यादा इसको स्ट्रेच नहीं करेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अपने फटाफट खत्म करेंगे। डिस्टेंस इज द पाथ ट्रेवल्ड, the length of path traveled by any object, length of path traveled by any object when it moves from one position to another. But displacement is the shortest path covered, the shortest path length between its initial and final position. Initial and final positions. So distance is the actual length of the path covered, whereas displacement is the shortest path length. इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, या तो ऐसे लहराते हुए जा सकते हैं, या ऐसे घूम के जा सकते हैं, या हम ट्रायंगुलर पार्क के थ्रू भी जा सकते हैं, या हम शरीफ इंसान की तरह स्ट्रेट भी जा सकते हैं। इट इज लाइक गोइंग होम फ्रॉम योर ट्यूशन क्लासेस, यूजुअली स्टूडेंट्स टेक दिस पाथ। ऐसा होता है, वो 1 साल से बंद है, आई नो, बट यूजुअली ऐसा होता है। अब 1 साल में क्या हो गया, ए से बी सीधा ही जाना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। मैम इतना खतरा है बाहर निकलने में कि हम ए से बी ही पहुंचते हैं सीधा, और कहीं नहीं जाते हैं, है ना। तो लेकिन पहले ही वाला केस बता रही हूँ, जब आप 10th में नहीं थे, 9th में थे, मस्त लाइफ जी रहे थे आप अपनी, वो मस्त लाइफ में ये आता था उस टाइम पे, जुम 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 करके घूमना, राइट। सो ये सारे रास्ते में हमारा इनिशियल पोजीशन सेम है ए, फाइनल पोजीशन सेम है बी, बट सबकी लेंथ अलग अलग है, L1, L2, L3, L4,
सारे पाथ की लेंथ अलग 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 अपने को मिल रही है। ये जो डिफरेंट पाथ लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। They all are distances, L1, L2, L3, L4. Probably this is 5 meters, this is 2 meters, this is 10 meters, this is 20 meters. ये सबकी पाथ लेंथ अलग अलग होगी, राइट? बट शॉर्टेस्ट जो है, मैं अगर कोई आपसे पूछा व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, क्या बोलोगे आप? L2. 2 meter. 2 मीटर, L2 2 मीटर। उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट। मैं इसकी डेफिनेशन में एक और टर्म डालना चाहती हूँ सो दैट आगे जब मैं सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी लिखूंगी आपको वो क्लियर हो जाए। इन अ गिवन डायरेक्शन, इन अ गिवन डायरेक्शन। रीजन, आप बोलोगे मैम 2 मीटर तो मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ, 2 मीटर यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ हर जगह 2 मीटर पॉसिबल है। लेकिन क्या हर 2 मीटर आपको बी तक लेके जाएगा, बी पॉइंट तक? नो। तो स्पेसिफाइड होना चाहिए कि डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स ईस्ट स्पेसिफाइड, तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। And when I say towards east, I have this chance to write this कि displacement is a vector quantity. It needs direction to explain itself. Displacement is a vector quantity. Guess कर सकते हो distance would be a scalar quantity. Scalar. Distance would be a scalar quantity. क्या इसको कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला है? नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ लेंथ है। लेंथ को तो हम मेजर कर सकते हैं, हमने मेजर करना सीख लिया लेंथ को चैप्टर 2 में। लेंथ को हम दो मेथड से मेजर कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। हमने फोकस ही पूरा का पूरा लेंथ पे किया था, तो हम वहां से मेजर कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट, इसके बाद अगर दोनों के एसआई यूनिट लिखने जाऊं तो बताइए एसआई यूनिट क्या होंगे दोनों क्वांटिटीज के? मीटर। बोथ आर लेंथ, एसआई यूनिट वुड बी मीटर्स। डायमेंशंस क्या होंगे? M. L. एल। जब मैं एरो हेड डालती हूँ ना किसी के ऊपर, वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। ये एरो लगाना मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, खाली लिखना मतलब वो स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशन ऐसे लिखे जाएंगे, L1 M0 L1 T0 भी बोल सकते हो और खाली L1 भी बोल सकते हो, दोनों चलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीजें भी है जो इनमें कॉमन है और कुछ और चीजें जो इनके डिफरेंट भी है। जैसे अगर मेरे से पूछा जाए क्या ए से बी तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। डिपेंड करता है आपने कौन सा रास्ता चूज किया, उसके हिसाब से डिस्टेंस कितना होगा। क्या डिस्प्लेसमेंट बहुत सारे हो सकते हैं? नहीं। तो इसमें एक और चीज आ जाएगी, डिस्टेंस कैन हैव वेरियस वैल्यूज। डिस्टेंस कैन हैव वेरियस वैल्यूज। But when I talk about displacement, displacement has a unique value. Next, ये एक और डिफरेंस आया इसके अंदर। दूसरा, अब हम ये जो दोनों चीजें मैंने लिखी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये पोजीशन बताने के लिए है। तो आपको कोई बोले ना पोजीशन चेंज हो रहा है, तो पोजीशन या तो डिस्टेंस के टर्म्स में चेंज हो रहा होगा या डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में चेंज हो रहा होगा। पोजीशन चेंज होने का मतलब या तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है या डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। और पोजीशन मेजर करने का जो तरीका हमने देखा वो तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू। सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मैं ये इसको ओरिजिन मानती हूँ 0,0,0 एंड दिस पॉइंट इज O। यहां से मैं
पहले ए पॉइंट पे गई जहां के कोऑर्डिनेट्स थे 10,0,0,0, फिर मैं बी पे गई जिसके कोऑर्डिनेट्स थे 20,0,0,0, फिर मैं सी पॉइंट पे गई जिसके कोऑर्डिनेट्स थे -10,0,0,0। फाइनली मैंने यहां से शुरू किया था, इनिशियल पोजीशन मेरा 0 था और फाइनल पोजीशन मेरा ये है सी पॉइंट, फाइनल पोजीशन सी पॉइंट है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दिस केस? 40. 30. सोच लो। 70. 40 meters. 40. इतनी बारिश हो रही मुझे आवाज ही नहीं बंद होगी, थोड़ा और तेज बोलो। 70. 40 units. 70, 40, 50. 20, 50। गोली लग रही है अभी, ऑक्शन चल रहा है 50. यहाँ पे। 50 ma'am. 51, 52, 53, सोल्ड। 50. नहीं 50 ना है, 70. 30. 30 भी ना है। 70 ma'am. प्रियांश तूने इतनी बार चेंज कर दिया ना अपने आंसर, ऐसा वैलिड नहीं माना जाएगा, ये कोई ऑप्शन करने का तरीका है मैम प्रियांश? कैलकुलेट किया अच्छे से इसके लिए। प्रियांश ने सबसे पहला आंसर मेरे ख्याल से राइट बोला था। देखिए ओ से ए 50. गया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? ओ से ए जाने में 10. कितना डिस्टेंस? 10 10. मीटर्स। फिर ए से बी जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 20. 10. 20. 10 मोर मीटर्स। अच्छा. बी से सी पे जा रहा है, 30 more. बी से सी पे Oh, 10, 30. 10, 20, 20 और 20, 40, 40 और 10 कितना हो गया? 60. 50 मीटर। प्रियांश यही नहीं था क्या तेरा पहला आंसर? नहीं मैम मेरा तो 30 था. 10 मीटर लिखा. फिर नहीं, किसी ने मेरे को लगता है पहले 50 बोला था, फिर मैंने Mummy, Hamel. you said okay, great 50 मीटर्स पहला आंसर राइट था, इसीलिए मैंने 50 पे सोल्ड लगा दिया था। 50 मीटर्स इज राइट। आप लोगों ने क्या किया मैम? 10 इधर 10 इधर 10 इधर, 30 मीटर डन। ऐसा नहीं करने का, हाँ इसीलिए मैंने बोला डिस्टेंस ट्रैवल ढूंढो, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ। यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, फिर वापस गई, तो ये डिस्टेंस हुआ। आपने 50 पहली बार में रॉन्ग बोल दिया था इसके लिए. डिस्प्लेसमेंट बताइए। 10. -10. -10 meter, where minus is indicating the object has started moving towards left. माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? The object is moving towards left. So from this I can conclude one more thing. Distance can only be 0 or positive. 0 कब होगा? जब ऑब्जेक्ट मूव ही ना कर रहा हो, रेस्ट पे हो. रेस्ट पे हो, यहाँ का यहीं रह जाए तब। लेकिन displacement can be 0, positive as well as negative. तीनों वैल्यूज हो सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की, पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होगा? व्हाट विल नेगेटिव इंडिकेट? Direction is changed. Direction has become opposite. Change नहीं, opposite. Direction has become opposite to what it was moving initially. ठीक है, चलिए ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ हमारे जो थे वो फीचर्स भी थे और कुछ जो सिमिलैरिटीज भी थी वो भी हमने कंसिडर कर ली। लास्ट क्वेश्चन जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करता हुआ है वो है क्वेश्चन नहीं एक्चुअली स्टेटमेंट है, distance is always greater than or equal to displacement. ग्रेटर देन तो आपको पता है, इस केस से देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमने लास्ट केस किया, हमेशा डिस्टेंस का वैल्यू बड़ा ही आएगा। 50 मीटर है इधर, इधर 10 मीटर है, मैग्नीट्यूड कंसीडर करें तो 10 मीटर है, ठीक है। इक्वल कब होगा?
When will displacement be equal to distance? Yes, किया या हेली, जो भी बोलना चाहते हैं. Ma'am, it will be when they are in the same direction. When the object moves in a straight line, distance would be equal to displacement. Distance would be equal to displacement when it moves in a straight line without moving back. हाँ, कोई turning नहीं होना चाहिए. When it moves in a straight line, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे. निर्जरा आज इतनी शांत शांत क्यों है लड़की? कुछ बोला नहीं है तूने? समझ आ रही है चीजें? Yes. गुड. ओमी गुड. ये गर्दन हिला देती है ऐसे नहीं, इतना आलस है लड़की में, बोल नहीं रही. वैदिक Yes, ma'am. समझ आ रहा है सब कुछ? Yes, ma'am. गुड. और ये मृदवी कहाँ गायब? मृदवी. मैम नेट बहुत खराब है. ठीक है फिर, ठीक है ठीक है ठीक है, रो नहीं अभी प्लीज. नहीं हो रही है. ठीक है. नेक्स्ट दो क्वांटिटीज जो है हमारी वो है स्पीड एंड वेलोसिटी. अब इसमें तो आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी. अब ये यहाँ से आप लोग चालू करो. व्हाट इज स्पीड? Distance upon time. traveled per upon time table. Distance traveled per unit time is known as speed. Good. Distance traveled per unit time is speed. Velocity? Displacement. Per unit time. Displacement per unit time is velocity. Good. इसका यूनिट क्या बनेगा? स्पीड का यूनिट एसआई यूनिट, डिस्टेंस का एसआई यूनिट Meter per second. मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर Meter per second. मीटर पर सेकेंड. डायमेंशंस MLT minus 1. एम नहीं आएगा. Sorry, LT LT minus 1. डिस्टेंस की LT. वजह से एल, टाइम की वजह से टी, ऊपर लेके जाएंगे तो इट वुड बी एल टी रेज टू -1 और यहाँ पे एल टी रेज टू -1 अगेन. ये एरो हेड लगाने का मतलब है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. मैम आपका कैमरा ब्लर हो गया. ठीक है. velocity is a vector quantity, speed is a scalar quantity. ये हमारे बेसिक डिफरेंसेस हैं इनके बीच में, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में. यस Ma'am, what does that arrow mean? ये एरो का मतलब, Yes. एरो का मतलब वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एरो हेड, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करती हूँ. ठीक है. ये मैंने डिस्प्लेसमेंट में भी दिखाया. देखो मैं डिस्प्लेसमेंट को एक्स एरो हेड से रिप्रेजेंट किया. ठीक है. इसके और डिटेल में जाएंगे बट अभी के लिए मैं डेफिनेशन पेज को रिस्ट्रिक्ट कर देती हूँ कि ये डेफिनेशंस क्या है और इनके बीच का डिफरेंस क्या है. मैं एक और चीज, जैसा आपने जो डिस्प्लेसमेंट के लिए ट्रू था वो स्पीड और वेलोसिटी के लिए भी ट्रू है. स्पीड कुड ऑलवेज बी पॉजिटिव और जीरो, but velocity can be positive, negative as well as zero. तीनों हो सकते हैं velocity. डन. बढ़ जाऊं आगे. ये हमारे 2 टूल्स और आगे. हम 5 टूल्स सीखने वाले हैं मोशन को स्टडी करने के लिए. 5 में से मैंने 4 करवा दिए, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी. अब हम 5th वाले पे आ जाते हैं, एक्सेलरेशन, जिसका नाम है एक्सेलरेशन. ये भी आप लोगों को मालूम होगा. एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? Change in velocity per unit time. Rate of change in velocity per unit time. It is rate of change in velocity per unit time.
Ma'am, shouldn't it be just rate of change in velocity? Rate of change in velocity per unit with respect to time, per unit time में with respect to time, ठीक है। वैसे मैम पर आपने रेट बोला तो टाइम का आ ही नहीं जाता। मैं यही बोलने वाली थी कि देखिए कई कई जगह पे ये चल जाता है, कई कई जगह पे टीचर्स आर वेरी स्मार्ट कि जब हम रेट बोलते हैं, रेट का मतलब होता है हमने टाइम के रिस्पेक्ट में लिया है चेंज इन वेलोसिटी। बट कई कई जगह पे कुछ टेक्स्ट बुक में भी ऐसा दे रखा है, इट इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब वहां पे दे रखा होता है तो टीचर एक्सपेक्ट दिस फ्रेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम वाला, तो इसीलिए आई डोंट वांट टू टेक दिस रिस्क। मैं आपको इसीलिए बोलूंगी रेट लिखिएगा जरूर, ठीक है। क्योंकि जब हम कई बार क्या बोलते हैं, रेट ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट टाइम ऐसा करके भी बोला जाता है, रेट ऑफ चेंज इन दिस विद रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग ऐसा करके भी बोला जाता है। बट एक्चुअली अगर फिजिक्स का प्रॉपर टीचर होगा उसको मालूम होगा रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही, ठीक है। बट डोंट एक्सपेक्ट एवरीवन टू हैव द सेम लेवल एज यू आर स्टडीइंग। आप उनके लेवल पे जाके आपको लिख के आना पड़ेगा आंसर अपने एग्जाम में, ठीक है। तो अगेन गो इन योर स्कूल, आपको जब भी पता चले टीचर जैसा डिफाइन कर रही हो उसके हिसाब से आप डेफिनेशन यूज कर लीजिएगा। अगर वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोल रही है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको लिखना है, वो नहीं बोल रही है तो चलेगा। यहाँ पे आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, मैं चला लूंगी, बिकॉज आई नो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ही होता है, उसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। बट मैं स्कूल के लिए प्रिपेयर करवा रही हूँ आपको, तो स्कूल के लिए आपको टीचर का भी देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इधर आ जाते हैं वापस। इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, नॉट अ स्केलर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स SI यूनिट, SI यूनिट वुड बी, बोलो चेंज इन वेलोसिटी का क्या होगा, Meter per second. मीटर पर सेकेंड, और एक और टाइम है डिनोमिनेटर में तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशंस अगर लिखने जाऊं तो ए वेक्टर के डायमेंशंस होंगे LT⁻², m नहीं लगेगा, इट वुड बी LT⁻², ठीक है। एक्सेलरेशन के साथ साथ एक और टर्म यूजुअली आता है जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन, सुना होगा आप लोगों ने, रिटार्डेशन। उसको मैं इस साथ में ऐसे ही लिख देती हूँ कि अगर वेलोसिटी जो है, मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इफ वेलोसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग तो हम एक्सेलरेशन टर्म यूज करेंगे। बट अगर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, इफ वेलोसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग तो उसको हम डिसेलरेशन स्लैश रिटार्डेशन स्लैश नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये तीनों टर्म एक ही चीज को डिनोट करते हैं। बट क्या फॉर्मूला चेंज होगा इससे? नहीं, फॉर्मूला अभी भी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ही रहने वाला है, ठीक है। अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है तो उसका मतलब ये है कि आपका बॉडी एक्सेलरेट करने की बजाय रिटार्ड कर रहा है, और अगर आपका आंसर पॉजिटिव आए तो एक्सेलरेट कर रहा है, सिंपल, ठीक है। ये हमारे सेशन 3.1 के मेन टूल्स हैं जितने भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब इनमें थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं, इनको थोड़ा और डेप्थ में लेके जाऊं तो अपने ये एडजेक्टिव्स हर के साथ लगाएंगे, स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ, एक्सेलरेशन के साथ। 4 एडजेक्टिव्स हैं, यूनिफॉर्म, सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म, थर्ड इज यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, एंड फोर्थ वुड बी, इतना पेज चाहिएगा मुझे, नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। फोर्थ वुड बी इंस्टेंटेनियस। चलो अब मैं आगे आगे सिर्फ टर्म्स लगाऊंगी और डेफिनेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगी। आप मुझे बताइएगा, यूनिफॉर्म स्पीड, if the body is covering equal distances in equal interval of time, it is said to be having
uniform speed. Covering equal distances in equal intervals of time, it is said to be having uniform speed. ठीक है. नेक्स्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. क्या चेंज हो जाएगा डेफिनेशन में? Equal displacement. बस, that's the only change that is going to occur. If a body is covering equal displacement in equal interval of time, it is said to be having uniform velocity. ठीक है. Acceleration, uniform acceleration. Guess करो. The change in velocity is constant. If a body changes its velocity by equal amounts in equal interval of time, तो यहाँ पे होगा क्या? Equal change in numerator with respect to denominator. Equal change in numerator with respect to denominator, and for all these three, denominator is going to be time. ठीक है. इसको ये बेसिक डेफिनेशन बन गया आपका. तो अगर स्पीड डिफाइन करना हो तो इक्वल चेंज इन equal distances in equal interval of time, equal displacement in equal interval of time, equal change in velocity with equal interval of time. That is said to be uniform speed, uniform velocity, uniform acceleration respectively. Done. तीनों का डेफिनेशन. इधर आ जाते हैं. नॉन यूनिफॉर्म. गैस करो क्या चेंज होगा? Unequal distance. हाँ, सब न्यूमरेटर अनइक्वल हो जाएगा, डिनोमिनेटर इक्वल ही रखते हैं अपने. इसको ऐसा बोल देंगे, अनइक्वल डिस्टेंसेस, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटीज इन इक्वल. यार मैंने गलत लिख दिया, अनइक्वल न्यूमरेटर लिखना था मुझे. अनइक्वल न्यूमरेटर का चेंज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ये तीनों के लिए डेफिनेशन आ जाएगा. ठीक है. क्या आपसे पूछा जाएगा ये कभी भी? नेवर. दोनों कभी नहीं पूछे जाएंगे. 9th स्टैंडर्ड में सीख के आए हुए, क्योंकि 11th के लेवल का पूछेंगे आपसे. ठीक है. एवरेज, दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू लर्न. एवरेज स्पीड. Average speed is total distance traveled upon total time taken. Total distance traveled upon total time taken. Average velocity, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, उसी हिसाब से इसका डेफिनेशन बन जाएगा. Total displacement upon total time taken is average velocity. And average acceleration, change in velocity upon total time taken. उसको हम बोलेंगे average acceleration. Change in velocity upon total time taken is average acceleration. मैम. Yes. मैम, एवरेज वेलोसिटी का मे भी एक दूसरा फॉर्मूला है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2. वो एक स्पेसिफिक केस के लिए है, बताएंगे, वो भी डिस्कस करेंगे अपने. बट इट इज फॉर अ स्पेसिफिक केस कि जहां पे u प्लस v बाई 2 एवरेज हो जाता है. एवरेज वेलोसिटी नहीं होगा वो. हाँ, एवरेज वेलोसिटी होगा, लेकिन इट इज फॉर अ स्पेसिफिक केस. इट इज फॉर अ स्पेसिफिक केस. ठीक है. वो भी मैं बताऊंगी आप लोगों के साथ जब मैं होमवर्क शीट डिस्कस करूंगी. आई विल टेल यू दैट कि कब ये होने वाला है. ठीक है. यहाँ तक डन. बढ़ू आगे. एवरेज वाला सबको क्लियर है. नेक्स्ट आ जाते हैं इंस्टेंटेनियस. ये जो टर्म है ये पहली बार सुना है, बाकी तीनों टर्म हमने कभी ना कभी सुन लिए हैं. इंस्टेंटेनियस टर्म इज समथिंग दैट वी आर लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम. इंस्टेंटेनियस का टर्म का मतलब होता है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम.
एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। हम पूरे के पूरे इंटरवल की बात नहीं कर रहे होंगे यहाँ पे, हम एक स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं। 10 बजे स्पीड कितनी थी, 10 बजे वेलोसिटी कितनी थी, 10 बजे एक्सेलरेशन कितना था, और अगर कुछ और तो हो तो 10:05 पे वेलोसिटी कितनी थी, 10:05 पे एक्सेलरेशन कितना, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। तो डेफिनेशन वाइज इट इज वेरी इजी, लेकिन जब हम लिखने जाएंगे तो डिफिकल्ट आ जाता है। ये डिफिकल्टी है हमें लिखते टाइम दिखाएगा। मैं आज सिर्फ डेफिनेशन बता बता के छोड़ देती हूँ, नेक्स्ट टाइम हम इसकी डिफिकल्टी पे भी डिस्कशन करेंगे। स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, वेलोसिटी at a particular instant of time, and acceleration at a particular instant of time is known as instantaneous speed, velocity as well as acceleration respectively. ठीक है, at one particular instant of time। इसको लिखेंगे कैसे ये नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। उससे वो स्टडी करने से एक और कॉन्सेप्ट आ जाएगा जो आपको सेशन 3.3 से भी रिलेट करवा पाएगा। ठीक है, अगेन 2 रिमाइंडर्स मैं दे देती हूँ जो मैंने क्लास की शुरुआत में भी दिए थे, और अब मैं बाकी लोगों के जिनके डाउट है एक आधा वो खत्म करवा देती हूँ। जैसे अनन्या ने पूछा हुआ है, वैदेही में है, और मंत्र को भी डाउट है। लेकिन पहले 2 रिमाइंडर, क्योंकि रिकॉर्डिंग चालू है तो जो लोग रिकॉर्डेड सेशन देख रहे होंगे उनको भी पता चल जाए। आपको थर्सडे 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक चैप्टर 2 का पूरा होमवर्क सबमिट कर देने का है। सेकेंड, आपको इस फ्राइडे की क्लास में जो 30 मिनट्स का टेस्ट है वो रहेगा 2.3 और 2.4 का, और वो आपको टेस्ट देना है। थर्ड अनाउंसमेंट, आपका नेक्स्ट वीक जो है वो ब्रेक है। वी आर नॉट गोइंग टू कंडक्ट क्लासेस इन द नेक्स्ट वीक, वो समर ब्रेक रहेगा आपका। 31 मई से वी विल अगेन रिज्यूम। उससे पहले हम प्रोबेबली 2 सेशन जितना थर्ड चैप्टर का खत्म कर देंगे। तो जब हम रिज्यूम करेंगे हम थर्ड चैप्टर ही कंटिन्यू कर रहे होंगे आगे। ठीक है, ये 3 अनाउंसमेंट थे। इसके अलावा मंत्र और का डाउट मैं करवा देती हूँ सॉल्व। क्या डाउट रह गया था आपको क्वेश्चन में, समझ क्या नहीं आया था? जिसको रहना है वो रुक सकता है, डाउट क्लियर करना हो, बाकी लोग लीव कर सकते हैं। आज मैं इतना ही करवाने वाली हूँ चैप्टर 3। बाय मैम। बाय 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 बाय। मैम वेडनेसडे के फिजिक्स के बैकअप क्लास में कौन से टॉपिक्स होंगे?